नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल है क्योंकि अगले साल वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती है, तो विपक्ष फिर से उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर सत्तासीन होना चाहता है। बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश के लिए सौगातों की बारिश कर दी है। आज अमित शाह भी यूपी के दौरे पर हैं और बस अब से कुछ ही देर पहले आपने अमित शाह को मिर्जापुर में बोलते हुए देखा। इतनी सारी योजनाओं का उन्होंने उल्लेख कर दिया है कि लगता है कि जबरदस्त विकास की राह पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया। और इसी क्रम में अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी लिया है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी सत्ता सियासत के लिए शक्ति पूजा कर रही है या आस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में अपनी जगह बना रही है? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य के सियासी फैसले में अब महज 7-8 महीने का वक्त ही बचा है, लेकिन तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत अभी से झोंक दी है। फिलहाल इस केस में सत्ताधारी बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। ताजा कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा है, जहां उन्होंने कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी, मां विंध्यवासिनी की पूजा भी की। लेकिन अहम बात, सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उससे भी खास कहा कि 2022 चुनाव में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसके अलावा अमित शाह मिर्जापुर और वाराणसी के लिए भी सौगात लेकर पहुंचे। शाह ने कहा कि 44 जनहित योजनाओं को लागू करने में यूपी देश भर में अव्वल नंबर पर है। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि आज का उत्तर प्रदेश पुराना वाला यूपी नहीं है। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। पीएम मोदी भी कुछ दिनों पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। दर्जन भर योजनाओं का उद्घाटन किया, संदेश दे दिया कि यूपी के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। लेकिन बीजेपी की रेस पर विपक्षी नेताओं की भी नजर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी बन गए हैं? उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को कितने लोगों को रोजगार मिल गए हैं? बाहर से कितने उद्योग आ गए हैं? कितनी सड़कें बन गई हैं? बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है? और जो बहन बेटियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है,
जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और उनको बीजेपी के लोग क्यों संरक्षण दे रहे हैं, इस पर भी गृह मंत्री जी बात करेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, किसान जो परेशान है, दुखी है, अन्ना जानवरों का मामला हो, गन्ने के बकाये मूल्य के भुगतान का मामला हो, गेहूं धान के खरीद का मामला हो, बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, कोरोना के दौरान जहां लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया इलाज के अभाव में, उन विषयों को लेकर अगर किसी ने संघर्ष किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ही सत्ता बरकरार रखने की दौड़ में है, बल्कि दूसरे दल भी तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में है। मतलब साफ है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में वोटरों की नजर में उत्तम बनने के लिए राजनीतिक दल तमाम दांव पेच आजमा रहे हैं। यूपी में बीजेपी का 2022 का मिशन अब की बार 300 पार। इसके लिए न सिर्फ संगठन के स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ और मिर्जापुर में कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए न सिर्फ अपने मंत्री, सांसदों, विधायकों एवं काडर को लगा रही है, बल्कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर 2022 की लड़ाई को फतेह करने की तैयारी में है। मिर्जापुर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से तैयार हैं। बीजेपी सबसे आगे नजर आती है और अमित शाह को आपने सुन लिया, ढेर सारी योजनाओं की सौगात आज उत्तर प्रदेश को वो दे चुके हैं, दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी और विशाल मिश्रा जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। और आप सभी विद्वजन हैं, आप सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। आप सभी से निवेदन एक छोटा सा, अगर अपना अपना पक्ष रखें, अपनी अपनी पार्टी की बात करें, तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं यूपी की जनता के लिए, किस तरह से चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और ये निवेदन आप पांचों महानुभावों से इसलिए क्योंकि शिकायतें ये आ रही हैं कि भाई नेता आते हैं, अपनी बात करते नहीं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते नहीं हैं और अखिलेश जी और दूसरी पार्टी की बुराई करने पर लग जाते हैं। ये आप सभी से निवेदन है हमारा, बाकी इच्छा आपकी। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आक्रामक है और ऐसा लगता है कि चुनाव के लिए अगर सबसे ज्यादा तैयारी किसी की है प्रेम शुक्ला जी, तो वो बीजेपी की है। और आज जितनी योजनाओं का उल्लेख अमित शाह जी ने किया है, उसे देखकर प्रेम शुक्ला जी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर दौड़ रहा है। मतलब होता है, इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम, इतने सारे कॉलेज, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हो रही हैं, होने वाली हैं, सब कुछ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए क्या सिर्फ ये घोषणाएं काफी हैं या सांगठनिक स्तर पर आपकी पार्टी का मजबूत होना, क्योंकि 6 मंत्री अभी तक जिनकी जगह खाली है उन्हें नहीं लिया गया है, संगठन में बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं जो जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खाली हाथ हैं। तो चुनाव सिर्फ बड़े बड़े नेता आकर घोषणा करके लड़ेंगे या जमीनी स्तर पर लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से? प्रेम शुक्ला जी। देखिए शहीद भाई, ये जो विकास हो रहा है तो जमीनी स्तर पर ही हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अभी आपके सामने, आपके टेलीविजन चैनल पर भी ये लाइव चल रहा था, उन्होंने सारी योजनाएं किस तरह से विकास कार्यों को गति पिछले 4-4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है, उसका पूरा ब्यौरा। और आज तक आप मुझे बताइए, आपने 2017 का चुनाव भी कवर किया, 12 का भी किया होगा, 7 का भी किया होगा। आपको कभी जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे 7 में समाजवादी पार्टी रही हो, 12 में बसपा रही हो, 17 में सपा रही हो, किसी राजनीतिक दल ने अपने विकास कार्यों को चुनावी रैलियों में डंके की चोट पर इस तरह को घोषित किया हो? अगर आपके पास कोई दृश्य फुटेज शेष हो आपके आर्काइव्स में तो दिखा दीजिए। नहीं है, क्योंकि लगातार जनता का विकास, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाना, बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर उसको प्रगत राज्य ले जाना, 1 ट्रिलियन
डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पबद्ध होना। जैसे आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि जिस फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन हुआ उस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा कर रखा था। उस कब्जे का और ऐसा अकेला एक कब्जा नहीं है, हजारों एकड़ भूमि जो है जो भू माफिया के कब्जे में थी उसको मुक्त कराने का कार्य हुआ। प्रेम जी, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बने। प्रेम जी, अगर एक भी अवैध इमारत गिरती है, एलपीजी गैस कनेक्शन मिला, भी माफिया लगातार मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं जाती है जी, तो वो प्रमुखता से हम दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये डहा दिया जी, और जितने जेल में है माफिया है ना। लेकिन यहाँ हमारा सवाल ये था सर कि जो बातें आप कर रहे हैं वो तो अमित शाह जी कुछ सेकंड पहले ही बता चुके हैं, कुछ मिनट भी नहीं हुए हैं अभी उसको वो बता रहे हैं। हमारा सवाल ये था कि संगठन स्तर पर जो आपके कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या वो ठगे से महसूस नहीं करते? सांगठनिक स्तर पर भी हम बहुत ही नहीं, बिल्कुल सांगठनिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे सक्षम है और बूथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्यों की जो रचना है वो बूथ स्तर से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय स्तर तक है और हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री तक सांगठनिक कार्यों की परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसी कारण चुनाव दर चुनाव आप देख रहे होंगे, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का फिर लोकसभा चुनाव हो या 2021 के जो है जिला पंचायत चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो प्रचंड जनादेश देती है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित पाते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है, इस दिशा से कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रेम जी, और धन्यवाद आपका इस बात के लिए भी कि आपने सिर्फ अपनी बात कही है, तो ये अच्छा रहा कि आपकी बात सुनी लोगों ने। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, आप ये ज़रूर अवश्य कहते हैं कि भाई हमारी चुनावी रणनीति है, हम आप लोगों के सामने या मीडिया को उसे क्यों बताएं, वो हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे, अपने संगठन को बताएंगे, वहां पर रणनीति बनाएंगे। लेकिन अनुराग जी, जिस तरह से बीजेपी हर तरह से आगे नजर आती है, बड़े बड़े नेता जाते हैं, अपनी योजनाओं का उल्लेख करते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी के सांसदों को दिल्ली बुला लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि जाइए गांव गांव जाइए, ब्लॉक कस्बों में जाइए और अपनी योजनाओं का बखान कीजिए, लोगों को बताइए। आप कहां हैं, अपने आप को कहां देखते हैं? और अनुराग जी, आपकी पार्टी के वो मुद्दे जिन्हें लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं और आपको लगता है कि दोबारा आपकी खोई हुई सत्ता आप हासिल कर सकते हैं? देखिए, कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश के अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जन जन जानता है कि झूठ और जुमलेबाज पार्टी है, करना कुछ नहीं है, माहौल बनाना जानता है। अनुराग जी, क्षमा के साथ एक बात कहते हैं आपसे। अनुराग जी, क्या? अनुराग जी, निवेदन ये है कि आप समाजवादी पार्टी, आपके कार्यक्रम, आपकी रणनीति, आप अभी तो मैंने बात ही नहीं शुरू की। नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, आप पूरी बात करिएगा, आप बिल्कुल नहीं रोकेंगे आप। हाँ, तो पूरी बात ठीक है। बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी को करने दीजिए, आप अपनी बात बताइए प्लीज। देखिए, इस देश के अंदर में अगर कोई झूठी और जुमलेबाज पार्टी है, जिसको झूठ बोलने के अलावा, लफाजी करने के अलावा कुछ नहीं आता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। विकास की बात करती है, बिल्कुल सही कह रहे, उत्तर प्रदेश में इन्होंने 4.5 साल पहला वाक्य ही इनका जो है नफरत। प्रेम जी बोल लेने दीजिए प्लीज, प्रेम जी बोल लेने दीजिए, प्रेम जी, पहला वाक्य ही प्रेम जी बोल लेने दीजिए प्लीज। आप कोई बीच में नहीं बोला, समाजवादी पार्टी। अरे प्रेम जी बोल लेने दीजिए ना, एक मिनट आएंगे ना सर, एक रिएक्शन सबका ले लें। प्रेम जी एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आते हैं। अरे 1 घंटा है सर। प्रेम जी प्लीज 1 मिनट चुप हो जाइए। प्रेम जी, अनुराग जी बात कीजिए अपनी प्लीज, निवेदन। प्रेम जी, अरे प्रेम जी, आपको कितना समय दिया बताइए, कितना समय दिया आपको? प्रेम जी, आपकी तारीफ भी की कि आपने सिर्फ अपनी बात की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, बहुजन समाज का नाम नहीं लिया। ठीक है, रुक जाइए, बोल लेने दीजिए सर। अरे प्रेम जी, बहुत मौका मिलेगा, प्रेम जी बहुत मौका मिलेगा, रुकिए। चलिए अनुराग जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। इन्होंने विकास किया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। नफरत का विकास किया है, महिलाओं पर अत्याचार का विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे माफिया सरेआम रोडों पे महिलाओं का चीरहरण करते नजर आए हैं, थप्पड़ पुलिस वालों को मारते आए, पुलिस वालों को इनकाउंटर करते नजर आए हैं।
जिस तरह से इनके आपने हर रास्ते गली में देखा, इन्होंने विकास किया है। इन्होंने विकास किया है किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास रुक जाए, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। मैं कह तो रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास के नाम पे महिला पे अत्याचार, गुंडागर्दी, नफरत और राष्ट्र की बात करते हैं। इनका तो राष्ट्र प्रेम ऐसा है कि पुलिस वालों को पीटते हैं, धनाधन मारते हैं। और इनका राष्ट्र प्रेम ऐसा है कि इनके विधायक और सांसद हैं, वो कहीं भी किसी को भी गरियाने लगते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। वो अपने मुख्यमंत्री और अपने नेताओं की भी नहीं सुनते हैं। और जब यहाँ पे अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो बताते ना उत्तर प्रदेश में कोविड में किस तरह से यहाँ पे लोग ऑक्सीजन की कमी से रोड पे तड़प तड़प के मर गए। अपने इन्हीं बाहों में लोगों ने अपने बच्चों की जानें खोई हैं। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है तो किसी पत्नी ने अपने पति को खोया है और किसी पूरे का पूरे परिवार ने खोया, पूरा परिवार खत्म हो गया। यही उत्तर प्रदेश के अंदर में उसके ऊपर नहीं बोले कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कैसे महिला को छीनन हुआ, नहीं बोले कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे जब लॉकडाउन किया था चलते उनको व्यवस्थाएं नहीं अमित मिश्रा ने ये कहा। अनुराग जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल सुन लीजिए। अमित शाह ने ये कहा, अनुराग जी नहीं सुनिए ना, क्योंकि बात आप कर रहे हैं, आप बात पूरी कीजिएगा। टोकेंगे आप? अरे सर नहीं रोकेंगे, सुनिए तो अनुराग जी, अमित शाह ने ये कहा, आज की बात आपने कही ना कि कोरोना पे कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने कोरोना पर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन क्या ये संदेश, अगर आपको लगता है कि अमित शाह ठीक नहीं कह रहे हैं, काम नहीं हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचा पाने में आप सफल रहे हैं या नहीं? अनुराग जी, देश को क्या हो गया? सही जी, मैं तो बोलने वाला हूं, आगे सब बोल रहा हूं, क्यों टोक रहा है बीच में? यार वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो तारीफ की है, उन्होंने तारीफ तो की है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सांसद तारीफ करवानी पड़ती है उनको कि कोविड काल में अच्छा हुआ। लेकिन यही इन्हीं के सांसद और विधायक धरने में बैठे थे कि बिना ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही। तो ऑस्ट्रेलिया का सांसद सही बोलेगा कि हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विधायक और संसद सही बोलेगा? ये तय करने की जरूरत है। तो अब सोचो कितनी झूठ बोला जाता है। वही मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या योजनाएं हुई हम करेंगे, अभी योजनाएं हमने शिलान्यास किया है, अभी आगे होगा। अरे कब होगा? 4.5 साल का काम गिनाओ, कितना गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, सड़कें गड्ढा में है, गड्ढे में सड़कें पता नहीं। प्रेम जी गलत बात, प्रेम जी ऐसा मत कहिए प्लीज। महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेम जी गलत बात है, प्रेम जी बच्चों की तरह हरकत मत कीजिए प्लीज। किसान की मौतें हो रही है, कम से कम यहाँ 700 ज्यादा किसानों की मौत हो गई। जो सरकार किसानों का सम्मान नहीं कर पा रही, जो सरकार महिलाओं का चिरहरण हो रहा है, अनुराग जी एक रिएक्शन आगे ले लें। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अनुराग जी धन्यवाद। आप बोलोगे या इनके प्रवक्ता बोलेंगे तो आप बताइए कि नहीं, आपको क्या लगता है शुक्ला जी बहुत होशियार हैं, इनकी औकात है बोल के दिखा देंगे, दोबारा मैं इनके बीच बोलूंगा, कमाल करके आप कैसा संचालन करेंगे? वो बोले हमने बोला नहीं, अब हम बोलने लगे तो मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सही आप दूसरे के बीच में बोलते हो। प्रेम जी आपसे निवेदन है कि प्लीज इस तरह से ना करें। और अनुराग जी आपका समय भी पूरा हो गया है। अखिलेश जी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भी है। दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। अखिलेश जी, हाँ अब सुनाई देगी सर आपको। जी अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस के लिए काफी अहम भी है। काफी समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वापसी के लिए। एक और मौका है 6-8 महीने बाद आपके पास, आपकी क्या तैयारी है? कहां कांग्रेस को इस समय देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आज जो एक शिलान्यास हुआ, कुछ तथ्यात्मक जानकारियां देता जाना। और लखनऊ में भारत सरकार और प्रदेश सरकार की नियमावली है, स्थानीय सांसद का होना भी आवश्यक है। यहाँ के स्थानीय सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहाँ थे, इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। आपने शुरुआत में कहा कि भगवान के दरबार में गए हैं। अगर भगवान से आस्था होती तो सबसे पहले राम जन्मभूमि का चंदा खाने वाले, उनकी जमीन का दलाली करके करोड़ों रुपए डकारने वाले, उनके सिया पूजन का 1400 करोड़ रुपए डकारने वालों के लिए एक जांच करा दी होती और फिर भगवान के आगे मत्था टेकते तो सबको लगता कि हाँ सही में भगवान से ये प्रेम करते हैं। इनको आप रोकेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी बात फॉर्मेट बेईमानी होगी, बेईमानी होगी। बोलूं? क्योंकि देखिए आपने पहला नियम क्या बताया था, उस नियम का उल्लंघन है। फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ, फिर बोलने दीजिए इनको। इनका अपना रटंत विद्या है, ये भी रट लें। वो रोज वही रटते हैं, एक बार फिर रट के सुना दे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सईद हमीद जी आप एंकर हैं, आपने जो पहला नियम बताया था
वो नियम का उल्लंघन अनुराग जी ने भी किया कौन सा नियम? और अब अखिलेश प्रताप सिंह भी कर रहे हैं, और फिर मैं करूंगा तो मुझे टोकिएगा मत। कर रहे हैं हमने आपकी तारीफ की थी ना, बहुत अच्छा किया आपने कांग्रेस का, समाजवादी बहुजन समाज का नाम नहीं लिया। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, सभी राजनीतिक दल तैयार हैं और चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से वहां पर डटे हुए हैं। अखिलेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए और ये भी बताइए कि वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे या एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिससे आपको लगता है कि आप लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, मुद्दे सबसे पहले विपक्ष के ये होते हैं कि सरकार ने जो 5 साल हुकूमत की है, जिसकी जवाबदेही है, उसने क्या किया। विपक्ष का पहला मुद्दा ये होता है। और आपने बताया कि आदरणीय अमित शाह जी ने बड़े काम गिनाए हैं। अब मैं इनके जो जुमला मैनिफेस्टो है उसके कुछ पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ, आप बताइए ये काम हुए क्या। सभी लघु सीमांत, चलिए इस लघु सीमांत किसको को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा, मिला है क्या? 6 एम्स बनाने थे, बने हैं क्या? 6 IT पार्क बनाने थे, बने हैं क्या? 6 जो है फूड पार्क, मेगा फूड पार्क बनाने थे, बने हैं क्या? 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने थे, बने हैं क्या? हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ऑब्लिक पॉलिटेक्निक बनने थे, बने थे क्या? एक फार्मा पार्क बनाना था, बने हैं क्या? NS पे एक्सपोर्ट पार्क बनना था, बने हैं क्या? और ड्राई पोर्ट बनना था, बने हैं क्या? गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान अभी भी 10,000 करीब बाकी है। और जो ग्रेजुएशन में जाएगा उसको लैपटॉप देंगे, देने हैं क्या? पुलिस के रिक्त पद भरे जाएंगे, 1.25 लाख से अभी भी रिक्त हैं, भरे हैं क्या? 70 लाख नौकरियां देने का दिया, 70,000 नहीं दिया। 38 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है बीजेपी के राज में, जब बीजेपी है तो 22 लाख थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 यूनिवर्सिटी बनाने के बात कहे थे, बने हैं क्या? बड़ी लंबी फेरिस्त है, बड़ी लंबी, और 3-4 पन्ने की है, ये बने हैं नहीं बने हैं। तो ये जो जुमलेबाजी की जाती है, देखिए, और यूपी है कि आज के तारीख में अपराध में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1, अभी परसों आदरणीय मंत्री जी ने बताया पार्लियामेंट में, दुनिया के प्रदूषित शहरों में नंबर 1 है। हाँ, मीट एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश 10 में से 7 सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं। हत्या में नंबर 1 है, अपहरण में नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न नंबर 1 है, नाबालिग बच्चियों से दुराचार में नंबर 1 है, यौन अपराध में नंबर 1 है, लॉकडाउन में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, नौकरी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, गरीबी की रेखा जीवन यापन करने में नंबर 1 है, केंद्रीय नवोदय विद्यालय में पद जोड़ी थे उसमें नंबर 1 है, पत्रकारों की हत्या उत्पीड़न नंबर 1 है, साधुओं की हत्या में नंबर 1 है, अपराधियों से मुकदमे वापस लेने में नंबर 1 है, मंत्रिमंडल में दागियों की संख्या सबसे ज्यादा नंबर 1 है, असहमति पे मुकदमा कर देने वाली सरकार वो पे नंबर 1 है, जहरीली शराब से मौतों पे नंबर 1 है, सरकारी विद्यालयों में 40% सरकारी विद्यालयों में बिजली है, उसमें हिंदुस्तान में नंबर 1 है, 11 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये नंबर 1 है, ये बहुत चीजों में नंबर 1 है। अखिलेश जी, अगर झूठ बोलना, ठीक है, हम एक बार दोबारा आपके पास अवश्य आएंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका वो एक सभी मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या जनता को आप संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ, आइए आते, 1 मिनट, सतीश जी रह गए, एक सेकंड आ रहे हैं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी और विशाल जी से एक रिएक्शन ले लें। सतीश प्रकाश जी, प्रोफेसर प्रकाश, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई बीएसपी ये तय कर ली कि उसकी लड़ाई बीजेपी से है, उसे बीजेपी को हराना है या समाजवादी पार्टी से मुकाबला करना है, और आप जमीन पर नजर क्यों नहीं आते हैं? जिस तरह से बीजेपी दिखाई दे रही है, लगातार एक सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन कर देने से कुछ नहीं होता, आपकी पार्टी की इन विधानसभा चुनावों में अभी सक्रियता दिखाई क्यों नहीं दे रही? नहीं, देखिए सही साहब, बीजेपी कितना आगे है, अभी अखिलेश जी ने सारी चीजें आपको गिना दी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कौन आगे है, कौन पीछे है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। आप जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, और देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार को 5 साल काम करने का मौका मिलता है। 5 साल में आपको अपने काम निपटाने होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता कि हमको 10 साल मिलेंगे, इनको 5 साल मिलेंगे। और आज बीजेपी अपने जन्म से जो 10 साल पुरानी राजनीति कर रही है, 70 के दशक की राजनीति है,
कि जब चुनाव आ जाए, जब आपको उद्घाटन करना था तब आप शिलान्यास कर रहे, तो आप पीछे या हम पीछे? देखिए, हमारा कहना यह है कि आज अमित शाह जी जिस प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश की तमाम जनता जब प्रचंड महामारी के बीमार दौर से गुजर रही थी, उस वक्त इनकी आवाज नहीं निकल रही थी। और ये चीजें जो है ना, देखिए सही साहब, कहीं ना कहीं चीजों को भटकाया जा रहा है। हम सामाजिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है या जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवाज उठाते हैं, प्रोफेसर साहब, थोड़ी जी प्रोफेसर साहब, यही हमारा सवाल यही तो है ना आप तीनों से, अनुराग जी से, अखिलेश जी से, आपसे सवाल यही ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे तो हो जाती है, भले जनता को बताने में, भले सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप तो अब आपस में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बीएसपी तय करे कि वो बीजेपी से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे सीधे सीधे बीजेपी को फायदा नहीं पहुंच रहा है। नहीं, देखिए बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचता बता रहा हूं आपको, ये भी आपका क्लियर कर रहा हूं। देखिए, ये बीजेपी है, ये आरएसएस है, इसका मुद्दा कुछ होता है, इनकी आवाज कुछ हो रही है। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का जो पिछड़ा वर्ग है वो ये चाहता है कि 1931 के बाद में इस देश में 2011 में जातीय जनगणना हुए, जातीय जनगणना के आंकड़े पहले कांग्रेस ने दबाए, आज बीजेपी दबा करके बैठी है। जब पूरे देश का पिछड़ा वर्ग ये चाहता है कि जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर हो, आज बीजेपी चर्चा करा रही है कि जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी। याद कीजिए 89 में जब मंडल कमीशन की बात हुई, तब यही बीजेपी के लोग एक रथ यात्रा कर रहे थे। आज पिछड़ा वर्ग अगर अपनी आवाज उठा रहा है, राजनीतिक सहभागिता की बात कर रहा है, तो आज फिर वो धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई है। मेरा मानना यह है कि 2017 में ब्राह्मण सम्मेलन क्या है सर, प्रोफेसर साहब? बीजेपी जी, ब्राह्मण सम्मेलन क्या है? नहीं, सुनिए, देखिए सुनिए, चाहे कोई सामाजिक रूप से कमजोर पीड़ित हो, चाहे कोई राजनीतिक रूप से पीड़ित हो, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमको यह सिखाया जाता है कि जहां जहां अन्याय होगा हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज ब्राह्मण समाज के साथ जिस तरह का व्यवहार योगी सरकार कर रही है, ये योगी सरकार ने एक जाति विशेष को आगे करने के लिए आप एक वर्ग के ऊपर इतनी जातियां करेंगे। आज उसको क्या हमको ये बात नहीं उठानी चाहिए? आप बताइए, अगर हमने खुशी दुबे की बात की है तो एक अपराध थोड़ा ही है। एक 17 साल की युवती का अपराध इतना है कि उसकी शादी जिस युवक से होती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा एक हम विशाल मिश्रा जी का एक रिएक्शन ले लें, लेकिन सवाल यहाँ पर भी तो उठता है ना कि वो पिछड़ा वर्ग, वो दलित, वो क्षत्रिय जो आपके साथ थे, अब अचानक से उन्हें कहीं ये ना लगने लगे ना कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो देखिए ब्राह्मणों के पीछे भाग रही है, उनकी आवाज उठा रही है, उनकी हितैषी होने लगी। ठीक है, रिएक्शन लेते हैं विशाल मिश्रा जी, आपने सभी की बात सुनी, हम दो बातें आपसे यहाँ पर समझना चाहते हैं। आ रहे हैं प्रोफेसर साहब? विशाल मिश्रा जी, दो बातें आपसे समझना चाहते हैं सर यहाँ पर। पहली तो ये कि जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आज गिनवा दी है अमित शाह जी ने योजनाओं की, और केंद्र सरकार की 44 में से 30 से ज्यादा योजनाओं में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 उन्होंने बता दिया है। प्रेम मिश्रा जी ने एक के बाद बहुत सारे कार्य गिनवा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपी जबरदस्त विकास के पथ पर अग्रसर है। और दूसरा, ये जो लिस्ट यहां पर अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी ने गिनवाई, आपको लगता है कि वो यूपी की जनता समझती है दोनों को, और उसे सच्चाई, जमीनी हकीकत का अंदाजा है? और एक जो संघ शक्ति है सर, वो संघ का जो काडर है, संघ का जो अपना प्रभाव है, वो बीजेपी को कितनी मदद कर रहा है 2022 विधानसभा चुनाव में? जी देखिए सही जी, मैं आपके प्रश्नों का क्रमवार उत्तर देता हूं जी। जहां तक उत्तर प्रदेश में आज आपने कहा कि जो योजनाएं गिनाई गई ये कहां तक उचित है या कहां तक सही है, तो देखिए सही जी, होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विकास, विश्वास, सुशासन, संकल्प और सिद्धांत के नाव पर चलते हुए आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया, अपराध मुक्त बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। आप अगर पहले की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार से पहले, तो उत्तर प्रदेश में विकास अपनी पटरी से उतर चुका था, लोगों का लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों में विश्वास जा रहा था। अब मैं बताऊं आपको कि आप अगर डाटा देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज की डेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहां पहुंच गया। आज आप उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम देखें तो 47,116 रुपया हुआ करती थी, आज 94,495 है। अभी अखिलेश जी ने जो कहा कि किसानों के ऋण माफी की बात, पहली कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ रुपए की किसान का कर्ज माफी हुआ था।
जबकि इनकी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वादा की थी, पूछिए कहाँ है? कहा था ना 10 दिन में कहा था। रही बात अगली, आज जो शिलान्यास हुआ है जिस एकड़ जमीन पर, आप देखिए तो आज अपराधियों से इसके पहले जमीन क्यों नहीं फ्री कराई गई? 1584 करोड़ की संपत्ति उनकी ली गई। यही नहीं, एंटी भू माफिया स्क्वाड बना, पहले क्यों नहीं बना दिया गया? 1035 भू माफिया चिन्हित किए गए हैं और 6794 हेक्टेयर जमीन जो सरकारी थी माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, पहले क्यों नहीं किया गया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, 47 लाख घरों में बिजली थी। आज की डेट में 1 करोड़ 38 लाख घरों में बिजली है कि नहीं? आप आज अभी गन्ना मूल्यों की बात कर रहे थे अखिलेश जी, एक चीनी मिलों के 1,37,518 करोड़ रुपए का चीनी का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? 2007 से लेकर 2017 तक के कार्यकाल का कुल जोड़कर एक बार में भुगतान हुआ है। और रही बात विश्वविद्यालय खुले कि नहीं खुले, आप अखिलेश जी एम्स की बात कर रहे थे, गोरखपुर में एम्स है कि नहीं है? कार्यान्वित है अखिलेश जी। रायबरेली में है कि नहीं है? मेडिकल कॉलेज खुले कि नहीं खुले? ये सबका है। ठीक है, अयोध्या में नहीं अखिलेश जी बोल लेने दीजिए, अखिलेश जी बोल लेने दीजिए प्लीज, बोल लेने दीजिए। ठीक है विशाल जी, नहीं अखिलेश जी बोल लेने दीजिए आप। विशाल जी, हमें लगता है थोड़ा सा समय कम है, हमें जल्दी से एक रिएक्शन और लेना है। 5 सेकंड। हाँ प्लीज सर, जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा जल्दी कि बिल पावर होना चाहिए। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं थमता है। यह भावना है भारतीय जनता पार्टी की। आपने बताया नहीं, संघ शक्ति युगे संघ तो ऑर्गेनाइज, ठीक है, संघ तो है ही साथ में, ठीक है, संघ है साथ में। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी हम थोड़ा सा हटकर, धन्यवाद सर। प्रेम जी थोड़ा सा हटकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, बड़ी बड़ी योजनाएं, पर कैपिटा इनकम है, योजनाएं हैं, शिलान्यास हो गया है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का, 40 के लगभग कॉलेजेस जो हैं वो और बन रहे हैं, उनका काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है। एक उत्तर प्रदेश का आम व्यक्ति, क्या आज आप मानते हैं कि पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से परेशान नहीं है? क्या प्रेम जी आज आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा जो है वो परेशान नहीं है कि मुझे रोजगार चाहिए? क्या अखिलेश जी, क्या प्रेम शुक्ला जी आप ये मानते हैं कि जो कोरोना ने, भले ही वो प्राकृतिक आपदा हो, परेशान किया है लोगों को, हजारों लोग अपनों को खो चुके हैं, क्या वो परेशान नहीं है? क्या वो सरकार से नाराज नहीं है? डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी कहाँ है? गलत बोल रहे हैं। अच्छा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि डीजल पेट्रोल अनुराग जी एक मिनट भाई साहब, बहुत जो सही प्रेम शुक्ला जी, वस्तु स्थिति है, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी जो है वो, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी उत्तर प्रदेश में डबल हुई है, ये सत्य है कि नहीं है? 1 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में रोजगार मिला, उसमें से भी 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी रोजगार मिला, सरकारी नौकरियां मिली। तो बेरोजगारी दूर करने की दिशा में निर्णायक काम हुआ है कि नहीं हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ जाता है तो ये इस बात का संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में उद्यमिता के विकास के साथ साथ रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होगी। तो उत्तर प्रदेश का विकास तो निश्चित तौर पर जो है, हाँ ये सत्य है कि आप जो है जब पर कैपिटा इनकम डबल होगा, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम पर तो डिस्कशन करेगी नहीं। ठीक है प्रेम जी, आपका कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं हो गया प्रेम जी, आपका कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई परेशान नहीं है, सब कुछ ठीक है। कार्यकाल में क्या स्थिति थी? और तीसरा, आपने कोरोना के संदर्भ में प्रश्न पूछा, तीसरा प्रश्न आपने कोरोना के संदर्भ में पूछा। केरल की स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस शासित महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, 10,000 से अधिक मामले। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी 10,000। प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नाराज नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई का कोई असर नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो महंगाई से परेशान नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, विशाल मिश्रा जी, आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने ढेर सारी योजनाओं का न सिर्फ शिलान्यास किया बल्कि उत्तर प्रदेश को सौगात भी थी। जनता तय करेगी उसे किसके पक्ष में वोट देना है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।